वीडियो पे कभी अच्छे अच्छे कमेंट डाल दिया कीजिए, ठीक है ना। जब आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो एक आध कमेंट वगैरह डाल दिया कीजिए। चलिए तो पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या सना, चलिए शुरू करें। तो लास्ट क्लास में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात, हम सॉरी डाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस की बात की थी। तो देखिए आज मैंने सुबह सुबह 7 साढ़े 7 में जाके बाल वाल कटवाया है। बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, 1.5 2 महीने से कटवाया नहीं था। आज अलीगढ़ में सारी शॉप 7 से 7 खुल गई, तो होपफुली कि आप लोग का भी कोचिंग जो है ना जुलाई के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगा। होपफुली, अब बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब से शुरू होगा, लेकिन होपफुली आपको कोचिंग जो है ना जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे शॉप्स खुल चुके हैं 7 से 7, सुबह 7 से शाम के 7 तक। अब देखिए बाकी होता क्या है। थैंक यू। चलिए तो देखो, इससे पहले कि हम कुछ बात करें, देखो ये एक टेबल है जो हमें कहीं से, ये एक टेबल है, देख रहे हो ना, ये टेबल दिख रहा है सबको। इसमें देखो क्या है ना, डिफरेंट जो ग्लैंड है, उस ग्लैंड में जो डिफरेंट एंजाइम्स है, उसी के बारे में हम लोग इस पे दिया गया है। जैसे कि स्लाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, स्लाइबरी अमाइलेज होते हैं, और एक एंजाइम इसमें नहीं लिखा है जो कि मैं लिख रहा हूँ। अब बताइए कौन सा एंजाइम इसमें मिसिंग है स्लाइवा में। तो एक एंजाइम जिसके बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, कौन सा मिसिंग है, बोलिए। हाँ बताइए यार, ये चल क्यों नहीं रहा। हाँ, कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, स्लाइबरी माइलेज हो गया, लाइपेज, लाइसोजाइम। कौन सी जाइम, लाइसोजाइम। बेटा मैं खुद तंग आ चुका हूँ, एवरी वन इज फेड अप ऑफ दिस कंडीशन, लेकिन क्या कीजिएगा, ऊपर वाले की मार है। देखिए मुझे ने बिल्कुल सही आंसर दिया। उसी तरह से गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है, तो पेप्सिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और एक और एंजाइम का इसमें नाम मिसिंग क्या है, गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो ये सिर्फ एंजाइम का नाम है कि भाई गैस्ट्रिक जूस से कौन सा एंजाइम, सलाइवा से कौन सा एंजाइम, पैंक्रेटिक जूस में कौन से, तो पैंक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, एंड एक एंजाइम इसमें मिसिंग है, कौन सा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है ना। ये नीचे, सॉरी मिसिंग नहीं है, नीचे में है। ओ मैन, सॉरी फॉर दैट। असल में जो बात चीज का जो बात आंसर ना होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब गैस्ट्रिक पैंक्रेटिक जूस का ही एंजाइम है ये सारे। 1 2 3 4 5 प्रो इलास्टिस के फॉर्म में रिलीज होता है। पैंक्रेटिक लाइपेज, पैंक्रेटिक अमाइलेज भी होता है, इसमें नहीं लिखा है पैंक्रेटिक अमाइलेज। 7 8 9, एंड 10वां कौन सा मिसिंग है, पैंक्रेटिक अमाइलेज। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स को रिलीज करता है, विच डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीजेस सिंथेसाइज एंड रिलीजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम। तो अभी आप, जाहिर सी बात है, आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है, और जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो पेंक्रियाज रिलीजेस, सिंथेसाइज एंड रिलीजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और एक बात और याद रखेंगे, कहाँ दिए हुआ माइलेज जी, मुझे तो दिखा नहीं, कहाँ दिखा है पैंक्रेटिक जूस में माइलेज, कहाँ है इसमें, पैंक्रेटिक लाइपेज है ना, माइलेज कहाँ दिखा है, पैंक्रेटिक का माइलेज कहाँ है, अच्छा ऊपर में ही तो दिया, सॉरी फॉर दैट। मैं क्या हूँ यार, सही बोला, वो सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। हाँ, अरे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ाई नहीं है, सीधे, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर ऑफ, नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर याद रखना है। अब देखो, याद है ना, क्रिप्स ऑफ लिवर को है, बस अभी शुरू किया था, क्रिप्स ऑफ लिवर को है या प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड, याद है ना, दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कंबाइनली, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के एंजाइम को पहले तो ये याद कर लो,
और थोड़ा सा समझदारी हुआ तो समझ में भी आ जाएगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के एंजाइम को डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम या सकस इंटेरिकस। क्यों कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम? तो मैं एक बना रहा हूँ, देखो ये विलाई है, ये क्रिप्स ऑफ लिवर कौन है, ये विलाई। अब इस पे जो फ्री सरफेस पे जो कॉलमनर सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई, याद है ना। और माइक्रोविलाई की वजह से क्या होता है, ब्रश बॉर्डर, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं। माइक्रोविलाई की वजह से, विलाई की वजह से नहीं, माइक्रोविलाई की वजह से इसको ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं। समझ में आया जो है, हैव यू गॉट माय पॉइंट जो है, समझ में आया बात, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से, तो ये देखो इसमें जो डेक्सट्रिनेज है ना, इसको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। माल्टेज बेसिकली ये क्या है, ये अल्फा माल्टेजी का एक फॉर्म है, ये समझ लो, ये अल्फा माल्टेज का ही एक फॉर्म है, जो कि आपको ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इंटेरोकाइनेज, पेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, किस पे, क्यों, वजह बताओ क्यों मैंने यहाँ स्टार लगाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये याद हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं याद करने का, ये याद हो जाएगा खुद ब खुद। अभी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, घबराओ मत, जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं याद करने की जरूरत है, नो नॉट एट ऑल। एक्चुअल में इंटेरोकाइनेस इज नॉट अ एंजाइम, इट इज एक्चुअली एंजाइम एक्टिवेटर। इंटेरो, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, इंटेरोकाइनेस इज नॉट एन एंजाइम बट एन एंजाइम एक्टिवेटर। क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर है, लाइक, ठीक है ना। हाँ, एक और एंजाइम होता है, जैसे कि बुसरा ने कहा सर लाइपेज, एल वाई नहीं होता है, एल आई होता है, देखो हाँ, इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है, चाहो तो लिख लो, चलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा खुद, तुम खुश हो जाओ, यहीं पे लिख देता हूँ, इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज इसमें मिसिंग है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि पेंक्रियाज में, लेकिन इसमें तो 10 इसमें दिख रहा है। बेसिकली मैंने क्या कहा, ये दोनों माल्टेज माल्टेज है, और दूसरी बात इसमें इंटेरोकाइनेस एंजाइम नहीं है, तो ओवरऑल ये कम हो जाता है। अगर वेरिएशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेंक्रेटिक एंजाइम होते हैं नंबर में, उसके बाद ब्रश बॉर्डर एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स और सलाइवरी एंजाइम बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पेंक्रेटिक एंजाइम का नंबर सबसे ज्यादा होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब दो चीज याद रखना है, देखो इससे पहले कि मैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊँ, उससे पहले दो चीज याद रखना है। देखो अगर ये एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट समझ रहे हो ना, याद है ना, बायोमोलिक्यूल सबस्ट्रेट, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये, चलो मैं पहले इसको साफ करते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक, ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, ये पूरा एक सबस्ट्रेट है। क्या बता दूं एक बार, साथ बताइए क्या बताना है एक बार। ठीक है ना, ये पूरा एक सबस्ट्रेट है। अब इस पे, ये हमने खाने में लिया, ये सबस्ट्रेट पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले इस पे कौन वर्क करेगा, पैंक्रेटिक एंजाइम या इंटेस्टाइनल एंजाइम, बताइए पहले इस पे वर्क कौन करेगा, पैंक्रेटिक एंजाइम। कौन वर्क करेगा, पैंक्रेटिक एंजाइम, ये बात याद रखिएगा। और इसको पैंक्रेटिक एंजाइम ने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, दो छोटे छोटे। अब इस पे कौन वर्क करेगा, इन दोनों पे वर्क करेगा इंटेस्टाइन, और ये इसको, इंटेस्टाइनल एंजाइम का मतलब सकल इंटेरिकस या ब्रश बॉर्डर, और इसको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देगा। समझ में आया। तो आपसे कहा जाए फाइनल डाइजेशन इज परफॉर्म बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम और पैंक्रेटिक एंजाइम, बताइए। फाइनल डाइजेशन इज परफॉर्म बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम और पैंक्रेटिक एंजाइम। तो ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और मेरा एक बच्चा था जो 30 रैंक, जिस पर लिखा हुआ ना उमर अफरोज लिखा हुआ कोचिंग में, उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। फाइनल
क्या? फाइनल डाइजेशन परफॉर्म बाय विच एंजाइम? बाय एंजाइम ऑफ ब्रश बोर्ड ऑब्लिक सक्सिंथेरिकस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आई, यहाँ तक ये बात ध्यान रखना है। अब हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है ना, हमारे बुक में क्या किया है, देखो एनसीईआरटी के बुक में क्या किया ना, डाइजेशन को दिखा दिया है, लेकिन उसमें तोड़ तोड़ के नहीं बताया है। हम थोड़ा तोड़ तोड़ के कोशिश करेंगे कि समझने की, क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो तोड़ तोड़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। बताओ अच्छा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से पहले हम लोग एक चीज को और बात कर लें, थोड़ा सॉरी फॉर दैट, उससे पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताओ, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन विच प्लेस ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल? तो आप सबको होगा कि माउथ में। और माउथ में किस तरह का डाइजेशन होता है? तो मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। तो पहले तो ये लाइन याद रखना, आपको मालूम भी होगा, आप सब 9th 10th में भी पढ़े होंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन ओरल कैविटी। अब सबको मालूम है, 9th 10th से पढ़े होगी बात। अब देखो, जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, उसको मुंह से में उसको चबा के छोटा छोटा करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इंजाइम। और जब कोई इंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको कौन सा इंजाइम कहेंगे? केमिकल डाइजेशन। समझ में आया ना? तो मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में दो तरह का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में सारे कंपोनेंट ऑफ फूड को चबा के छोटा छोटा किया जाता है। केमिकल डाइजेशन में हम लोग देखो, केमिकल डाइजेशन में दो दो डाइजेशन परफॉर्म होते हैं। एक तो लाइसोजाइम के जरिए बैक्टीरियल सेल वाल को डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बारे में चूंकि वो हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो होता है ना, क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो खाना में हमारे एक बल्क अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्पेशली स्टार्च पे, मान लो 100 मॉलिक्यूल स्टार्च के लिए, तो 30 मॉलिक्यूल, अराउंड 30 मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाई विच एंजाइम? तो सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज केमिकल डाइजेशन में मेनली किसके जरिए परफॉर्म किया जाता है? सलाइवरी अमाइलेज के जरिए। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, बोलो भाई। स्टार्च को कितना, अराउंड 70% स्टार्च को, कितना, अराउंड 70% स्टार्च को इसमें तोड़ देता है, बताओ, माल्टोस में। कितना परसेंट? सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 30% ऑफ स्टार्च। और सलाइवरी अमाइलेज के लिए 30%, 70% नहीं, 30%। ठीक है ना? और सलाइवरी अमाइलेज के लिए ऑप्टिमम पीएच याद है, बता चुके पहले भी, 6.8, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। पैंक्रेटिक अमाइलेज के लिए 6.8 नहीं होता है, पैंक्रेटिक अमाइलेज के लिए 7.2 होता है, 7.2 टू 7.10, 7.2 टू 7.10, मैक्सिमम 7.2 पे वर्क करता है। तो सिर्फ बाकी का रिमेनिंग स्टाफ जो है वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना? अब आइए नेक्स्ट बात जो हम बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा ग्लाइकोजन यहाँ पे डायरेक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट डाइजेस्ट नहीं होता। ग्लाइकोजन मेनली कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में बाद में दिक्कत नहीं हो। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में दूसरी बात जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि ये दो जगह पे होता है, स्टोमिक में होता नहीं है। कहाँ कहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? तो ओरल कैविटी में, और आप सबको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट के
कौन कौन से फॉर्म हम लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म लेते हैं। बताओ, खाने में हमने बताया था, याद है ना लास्ट क्लास में? स्टार्च लेते हैं, ग्लाइकोजन लेते हैं, माल्टोज लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, फ्रक्टोज लेते हैं, सेलुलोज लेते हैं। इसमें ये दोनों जो है ना, इसके डाइजेशन की जरूरत नहीं है और इसको हम डाइजेस्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन इन सब का होता है। इसमें सिर्फ स्टार्च का 30% कहाँ पे होता है? ओरल कैविटी में। बाकी सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो मान लो रिमेनिंग स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पर कौन वर्क करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पर कौन वर्क करेगा? इस पे वर्क करेगा पैंक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज। और इसको फिर तोड़ देगा किसमें? माल्टोज में, ठीक है ना, माल्टोज में। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अब देखो, अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से हैं खाने के फॉर्म? तो माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज। अब इन सब के पे वर्क कौन करेगा? तो इन सब पे वर्क करेगा ब्रश बॉर्डर इंजाइम या सकस इंटेरिकस इंजाइम। जैसे कि माल्टोज पे कौन वर्क करेगा? तो माल्टोज पे आपका वर्क करेगा माल्टेज, जो कि कहाँ है, किसका इंजाइम है? सकस इंटेरिकस का। याद है ना, सकस इंटेरिकस इंजाइम है ब्रश बॉर्डर इंजाइम। और इसको किसमें तोड़ देगा? बोलो जल्दी बोलो, सबको मालूम है। इसको तोड़ देगा किसमें? बोलो, एक ग्लूकोज या दो ग्लूकोज? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। उसी तरह से आपका प्यारा सा लैक्टोज है, तो लैक्टोज पे इंटेस्टाइनल एंजाइम वर्क करेगा लैक्टेज। और इसको किसमें तोड़ देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसी तरह से इस पे और कौन वर्क करेगा? सुक्रोज। और ये इसको किसमें तोड़ देगा? पिछले क्लास में कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि सर क्लास में डिस्कस कर दीजिए, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। एक बार मुझे जल्दी से व्हाट्सअप कर देता। कोई बच्चा कहा था कि सर क्लास में नेक्स्ट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सब डिस्कस कर दीजिएगा। तो जल्दी से मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दो रिपीट करके। समझ में आया बात? तो इस तरह से अब किसी ने पूछा कि सर हम लोग सेलुलोज का डाइजेस्ट, ये तो हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जिसके जरिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन हर्बीवोर्स, देखो अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अपने से किसी ने पूछा था, मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि इस पर आता नहीं है क्वेश्चन। हर्बीवोर है ना लिखा हुआ, ये आपका रहा हर्बीवोर्स। तो आप देखा होगा बकरा को, बैल को, गाय को, सांड को, ठीक है ना। हर्बीवोर्स जो होता है वो क्या करता है? हाँ अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, गुड क्वेश्चन है ये, डाइजेशन से। तो हर्बीवोर्स के देखो, हर्बीवोर्स में दो ग्रुप आता है। एक आता है रूमिनेंस, एक आता है नॉन रूमिनेंस। रूमिनेंस पान खाता रहता है हर वक्त, समझ गए? आपने घोड़ा को देखा है कभी मुंह चबाते हुए? गधा को देखा है कि यहाँ बैठ के आराम से मुंह चबा रहा है, पान खा रहा है? नहीं, घोड़ा और गधा को देखा है? ये बोल रहा है दूसरा देखी है? अरे नहीं यार, नहीं खाते हैं। घोड़ा और गधा नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब जुगाली करने वाले, और नॉन रूमिनेंस का जो मुंह नहीं चलाते हैं खाने के बाद, ठीक है ना। तो देखो रूमिनेंस के स्टोमक में, रूमिनेंस के किसमें? स्टोमक में। स्टोमक जैसे कि रूमिनेंस का मतलब वो जुगाली करता है, जुगाली का मतलब जो मुंह चलाता रहता है, जैसे कि बकरा है, गाय है। तो गाय और घोड़ा में फर्क है, ठीक है ना। बैल है, भैंस है, ये सब रूमिनेंस आते हैं। नॉन रूमिनेंस में जैसे कि हॉर्स है। तो देखो, तो नॉन रूमिनेंस के किसमें? सीकम में और कोलोन में क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स होते हैं। कौन से होते हैं? सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स। बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स। और इसके जरिए ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा था ना कि सर
सेलुलोज को वो लोग कैसे डाइजेस्ट कर देते हैं। अब हम डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाएंगे कि रूमिनेंस के स्टोमक 4 पार्ट्स के होते हैं, रूमेन रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, और इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, ये सब जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जारी जारी जानना। ठीक है, कोई दिक्कत? बात आपका क्लियर हुआ? किसी ने भी पूछा था हमसे, याद नहीं है हमको, नाम वाम याद नहीं रहता है, ठीक है ना। अरे अपेंडिक्स के पीछे देखो, नॉन रूमिनेंस का जो सीकम होता है ना, तो सीकम है ये, सीकम के नीचे नॉन रूमिनेंस के यहाँ अपेंडिक्स है। तो इसमें तो माइक्रोब्स देखो क्या होता है ना, अनामयूप भाई, यहाँ भी कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ माइक्रोब्स है ना यहाँ भी रहते हैं, ठीक है ना, कुछ माइक्रोब्स यहाँ रहते हैं। समझ में आया? यही होता है अनामयूप के भाई, समझ में आया? आया जी? समझ में नाम है अब्दुल समझ? नहीं, अरे यार ये तो अनामयूप ही तो है। ठीक है, अनामयूप समझ में आया बेटा? तो ठीक है, एक चीज पढ़ लेते हो, उसी को तुम लोग खसते रहते हो, खुशते रहते हो, बोलते रहते हो। एक कहावत है, बुरा मत मानना, ऐसे मजाक मजे के लिए कर रहा हूँ, अलकत गगरी छलकत जाए। तो तुम लोग थोड़ा सा भी सीख लियो उसी बात को, बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है, मोहसिन ने पूछा है, फ्रॉम कश्मीर। और ये क्वेश्चन आप सबके लिए आई थिंक ये अच्छा है। ये क्वेश्चन देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहीं पे, तुम लोग कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया करो रेस्पेक्टिव चैप्टर से, थोड़ा बहुत देखो। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा होगा। इन्होंने पूछा कि द वर्ड डाइजेशन इसेंशियली मीन्स, याद है ना, हमने बताया था। अब दिख रहा होगा, अब तो सबको दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा था तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था और नीचे में ये इनका डाउट है। इनका डाउट क्या है? तो ये है, यार चल जा, चल जा प्यारे चल जा, लो भैया। क्या यार, कभी कभी लगता है जिंदगी जो है ना, झंडवा बा और बहुत घमंडवा बा। अरे चल जा, द वर्ड डाइजेशन इसेंशियली मीन्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इनका डाउट ये है, और इसका आंसर यही होगा। आंसर इसका क्या होगा? ये होगा। आपको याद है क्लास, ठीक है ना। देखो याद है ना क्लास, देखो ब्रेक डाउन तो होता है, अनडाउटेडली ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ब्रेक डाउन हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी ब्रेक डाउन होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब याद है ना, अरे याद है ना, हाइड्रोलेज क्लास 3 को क्या कहते हैं? हाइड्रोलेज, याद है ना? ए, याद है कि नहीं, क्लास 3 को हाइड्रोलेज कहते हैं। बताओ क्लास 1 को क्या कहते हैं, क्लास 2 को क्या कहते हैं, क्लास 1 को क्या कहते हैं? किसी को याद है? ओथलिल, याद है ना, ओथलिल, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोलाएज, और आइसोमीरेज एंड लाइगेज, ठीक है ना। तो हाइड्रोलेज देखो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलेज परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताओ आंसर क्या होगा? ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। नहीं, मोहसिन तुम बताओ, डाउट क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो आंसर ये होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस गुड क्वेश्चन, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस मीन्स तो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो देखो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोलेज कैटेगरी से हैं, तो सब हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, ठीक है ना। अब आप हम में आप लोग जो है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बहुत सिंपल है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन सेलुलोज क्यों जरूरी है, याद है ना? वाहे गुरु, या तो जान निकाल दो,
क्या है इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड बाई लाइसोजाइम, अननेसेसरी बात, इनामुर रहमान कहाँ के अननेसेसरी बात को क्या पक रहे हो जी। लाइसोजाइम सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वाल को, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम लोग। थैंक यू मोहसिन लिख रहे हैं, लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू बेटा ऑल्सो। मुझे कश्मीर से बहुत पुराना वास्ता है, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे जो है हमने, अब तो बच्चा देखो हमारा एक सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जो है साहिद, जानते होगे तुम लोग, एक हमारा फर्स्ट स्टूडेंट जो है साहिद, ही इज डूइंग MD राइट नाउ इन कश्मीर। देखो नासिर लिख रहा फ्रॉम कनाडा, तुम कनाडा में हो नासिर? नासिर आर यू इन प्रेजेंटली कनाडा? ठीक है ना। अबे ये सुनो, बोलो रेज हैंड का मतलब क्या होता है। चलो आ जाओ। तो अब कार्बोहाइड्रेटाइजेशन की बात हो गई। अब हम लोग चलो, तो कनाडा का कुछ, मुझे कैसे मालूम कि तुम कनाडा में हो। चलो अच्छी बात है, गुड। हम लोग इंटरनेशनल बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई जान के कि हाँ बच्चे हमारे कनाडा में भी पढ़ रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन की। देखो बुशरा लंदन में है, चलो भाई अच्छी बात है, गुड। तो हम लोग दो इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और कोई भी है आउट ऑफ इंडिया के बता दो, कोई नेपाल में से भी है, चलो गुड। तो प्रोटीन डाइजेशन की बात करते हैं। देखो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है, कौन बताएगा, वेयर प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। उजैर इन न्यूयॉर्क, चलो भैया। हाँ देखो, तो प्रोटीन डाइजेशन मुंह में नहीं होता है, इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन ही नहीं होता है, बिगिन होता है स्टोमक में। ये बहुत कॉमन बात है, ये सब आप लोगों को 9-10 से मालूम है। और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो आप सबको मालूम है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, सुनो ध्यान से सुनो, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, तो कौन कौन सा एंजाइम होता है। तो अगर एडल्ट की बात करें, किसकी बात करें याद रखना, तो एडल्ट में होता है 3 एंजाइम, कौन से, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। और इन्फेंट में कितना होता है, 4, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड प्रोरेनिन। लेकिन बेटा जी आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों एंजाइम जो है ना, ये फालतू का एंजाइम होता है, कहाँ पे, स्टोमक में। क्यों फालतू का होता है, क्योंकि स्टोमक का जो पीएच है ना, उस पीएच पे ये दोनों एंजाइम काम ही नहीं कर सकता है। स्टोमक इज हाईली एसिडिक, और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में ना तो गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा ना गैस्ट्रिक अमाइलेज काम करेगा। लेकिन ये याद रखना है कि ये दोनों एंजाइम भी होता है, हमारे एनसीईआरटी के बुक में गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में दिया है कि लिटिल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज का नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा भाई, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो दोनों एंजाइम कौन से, पेप्सिनोजेन हो या प्रोरेनिन, उसको किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, मतलब ये एंजाइम है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजेन। तो जाइमोजेन के क्यों ऐसा किया, याद है ना, क्यों ऐसा किया, ताकि टू प्रिवेंट, वो पर्टिकुलर टर्म हमने बताया था, टू प्रिवेंट, उस टर्म को लिखिए, टू प्रिवेंट ई एक्स, देखो बे स्पेलिंग तो सही लिख लो, एक्सकोरिएशन, टू प्रिवेंट एक्सकोरिएशन, याद है ना, हाँ ठीक है ना, टू प्रिवेंट एक्सकोरिएशन, आप लोगों को याद है, गुड। तो मुझे बताइए, अब पेप्सिनोजेन स्टोमक में रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और स्टोमक लेयर्ड किससे होता है, स्टोमक की लाइनिंग जो होती है ना, कवर्ड किससे होती है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट, याद है ना, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट दोनों। और ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट को कौन रिलीज करता है, कौन सा सेल, स्टोमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड का कौन सा सेल, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट को कौन सा सेल, म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल। म्यूकस नेक सेल एनसीईआरटी में क्या लिखा है, म्यूकस नेक सेल।
ठीक है ना, गॉबलेट सेल कहिए या म्यूकस नेक सेल, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपका ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होगा, तो आप सबको मालूम है पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में, देखो लिटिल अमाउंट ऑफ पेप्सिनोजेन, या आई थिंक हमने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल में, लिटिल अमाउंट ऑफ HCl कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव फॉर्म, और उसके बाद ये पेप्सिन जो है ना अपने आप पेप्सिनोजेन को, इस फंक्शन को कौन सा कहते हैं, कौन सा फंक्शन, एक याद है, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन बताया था बायोमोलिक्यूल में। हाँ बोलो भाई, सबको याद है या नहीं याद है, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, चलो तो फिर ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, तो थोड़ा सा HCl ने काम कर दिया, उसके बाद खुद ब खुद काम काम होता रहता है, तो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब आ जाइए, ये पेप्सिन जो है ना, अगर बच्चा है, इन्फेंट है, तो ये प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन एडल्ट में नहीं, एडल्ट में तो प्रोरेनिन होता ही नहीं है, एडल्ट में तो रेनिन, प्रोरेनिन होता ही नहीं, तो रेनिन बनने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना, रेनिन बनने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना, नहीं होता भाई, अल्लाह ने नहीं, अभी जो है बोल रहा है कि क्यों नहीं रिलीज होता है, इसलिए नहीं होता है ना, सुनो, क्योंकि रेनिन का काम जो है ना एडल्ट में पेप्सिन करता है। देखो क्या होता है ना, रेनिन के वर्क के लिए, रेनिन के वर्क के लिए, ठीक है ना, रेनिन के किसके, रेनिन के वर्क के लिए, किसके वर्क के लिए, रेनिन के वर्क के लिए चाहिए पीएच 4 to 5, और ये 4 to 5 पीएच जो होता है ना बच्चों के स्टोमक में होता है, लेकिन एडल्ट के स्टोमक में कितना आता है 1.8, तो उस पीएच पे अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन रिलीज भी होता है तो वो वहीं पे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो पेप्सिन ही मेनली काम करता है, और पेप्सिन रेनिन का भी काम ले लेता है, किसमें, एडल्ट में, मेरी बात कर समझ रहे हैं ना, एडल्ट में किसका काम ले लेता है, रेनिन का। मैं अब आगे आओ, ये रे अब सबसे पहले बच्चों में अगर बात करें तो बच्चा दूध पीता है बहुत सारा, अगर प्रोटीन डाइजेशन इन इन्फेंट, अगर बच्चों में बात करें तो प्रोटीन डाइजेशन इन इन्फेंट, तो बच्चों में अगर बात करें तो बच्चों में क्या होता है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन होता है, स्पेशली मिल्क, हम बड़े 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 में मिल्क प्रोटीन को कौन पेप्सिन ही पचा देता है, लेकिन बच्चों में मिल्क प्रोटीन को मेनली, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन, और केसिन पे कौन वर्क करता है, रेनिन, और रेनिन इसको किसमें चेंज कर देता है, बताओ किसमें चेंज कर देता है, फैट कार्ड में दिख रहा है, पारा केसिन में, और साथ में अगर अब फिर इसको कैल्शियम से ये अटैच हो जाता है, और फिर बन जाता है कैल्शियम पारासिसनेट, पारासिसनेट। अब देखो मिल्क, जब अगर ये दूध है, दूध का ग्लास है इसमें, और इसमें अगर इसमें आपने डाल दिया कैल्शियम और रेनिन, कैल्शियम का टेबलेट और रेनिन डाल दिया, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कैल्शियम, अब ये प्रोटीन जो होता है ना क्या हो जाता है, ये इसका छोटे छोटे गोला बन जाता है, और ये गोला दही के जैसे दिखने लगता है, तो इसको हम कहते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क इन इन्फेंट, ये दही नहीं होता है लेकिन ये दही के फॉर्म में दिखने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो इस इंटायर, इस पूरे इसको और इसको कंबाइनली मिला के क्या कहते हैं, इस ए और बी को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी इज कंबाइनली नोन एज कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, समझ में आया ना। तो ये बच्चों में होता है,
और ये कैल्शियम पैरासिस्नेट को फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इस पे फर्दर इंटेस्टाइनल एंजाइम वर्क करते हैं, फर्दर इसको प्रोटीन को पचाया, इसको इस फॉर्म को पचाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एडल्ट की बात करें तो मेनली एडल्ट की बात है, तो एडल्ट में तो रेनिन है नहीं, एडल्ट में तो सिर्फ पेप्सिन है। अब प्रोटीन खाया किसी ने, तो प्रोटीन पे क्या वर्क करता है, पेप्सिन, और कौन से पीएच पे, 1.8 पीएच पे, आपको याद है ना ऑप्टिमम पीएच। और इसको किस में तोड़ देता है, तो पॉलीपेप्टाइड में, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड से और छोटा है तो प्रोटियोस और पेप्टोन, याद होगा ये हमने बता रखा है। एंड प्रोटियोस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ प्रोटीएज, क्योंकि प्रोटीएज किसको कहते हैं, याद है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को। प्रोटीएज किसको कहते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को, याद है कि नहीं, भूल गए। बोलिए, यस। तो प्रोटीएज शुड नॉट बी, प्रोटीएज एंड प्रोटियोज शुड नॉट बी कंफ्यूज। बोलो भाई बाकी बच्चे, यस या नो, याद है ना, प्रोटीएज प्रोटियोज। प्रोटीएज इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एज ए होल, जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज। एंड प्रोटियोज इज द स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। तो अब ये अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ डाइजेशन, स्टोमक में तो ये हो गया, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटियोज और पेप्टोन बन गया। अब ये खाना देखो भाई, खाना जो है हम लोग मुंह में खाते हैं, चबा के उसको गोल गोल बना लेते हैं, उस खाने को क्या कहते हैं, बोलस। बोलस खाना मुंह से कहाँ गया, स्टोमक में। स्टोमक में ये चर्निंग मूवमेंट होता है, एसिडिक हो जाता है, इस फूड को अब क्या कहते हैं, चाइम। अब चाइम जो है कहाँ गया, अब चाइम स्टोमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पे कौन वर्क करेगा, बोलो भाई, तो इस पे वर्क करेगा ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। नहीं, देखो मैंने क्या बताया था, पॉलीपेप्टाइड इज अ लार्जर चैन, उससे छोटा चैन प्रोटियोज और उससे छोटा चैन पेप्टोन। और बेसिकली ये दोनों चैन नहीं होता है, समझने के लिए, ये दोनों क्या होता है ना, डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। अब डिराइव्ड प्रोटीन याद है ना, डिराइव्ड प्रोटीन याद है ना, नहीं भाई, डिराइव्ड प्रोटीन याद है, अगर HCl ज्यादा हो, कहीं भी हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट हो, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया ना, उस डीनेचर्ड प्रोटीन को क्या कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन है। तो एक्चुअल में हाई पीएच पे प्रोटीन डीनेचर्ड होता है, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड, प्रोटियोज, पेप्टोन, इन सब पे कौन वर्क करेगा, इन सब पे कौन सा एंजाइम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक एंजाइम वर्क करेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या ब्रश बॉर्डर एंजाइम। नहीं, आप हमको ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन बाद में बताइएगा, पैंक्रियाटिक या ब्रश बॉर्डर, पैंक्रियाटिक, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था ब्रश बॉर्डर, पहले इस पे पैंक्रियाटिक में करेगा, ये अभी भी लार्जर सबस्ट्रेट है, कौन सा वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा पैंक्रियाटिक एंजाइम। और पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन से हैं, तो कहोगे सर पैंक्रियाटिक एंजाइम तो ट्रिप्सिनोजेन है, चीफ पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोजेन। तब ट्रिप्सिनोजेन तो इटसेल्फ इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजेन तो इटसेल्फ किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए इस पे कौन सा एक्टिवेटर वर्क करेगा, तो इस पे वर्क करेगा इंटेरोकाइनेज, और इंटेरोकाइनेज सिंथेसाइज इज अ पार्ट ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अब इंटेरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट कैसे करता है, तो इसको चेंज कर देता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन थोड़ा सा बनाना, तो ये क्या करता है, ऑटो कैटेलिसिस, ऑटो कैटेलाइसिस, याद है ना, ऑटो कैटेलाइसिस। अब ये बताओ आप लोगों को, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्पेशली डुओडेनम का, ये हो गया डुओडेनम, तो इस डुओडेनम का यहाँ का पीएच कितना होता है, देखो एनसीईआरटी के बुक में दिया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात दिया है, मैं आपको 7.8 होता है, क्या होता है 7.8, मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, सुमैया और बुशरा ने बिल्कुल सही लिखा है, 7.8 होता है। कितना होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, सुमैया आप बताएंगे यहाँ पे 7.8 जो पीएच है, ये किसकी वजह से है, पैंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से है, बाइल जूस की वजह से है, या ब्रश बॉर्डर एंजाइम की वजह से है, बोलिए। किसकी वजह से है, यार हाँ बोलो, मैं इसीलिए एनसीईआरटी का बुक खोल रहा हूँ ताकि आपको उस लाइन को मैं क्लियर कर सकूँ।
बोलो, आपके सामने मैंने खोल भी दिया है, सुन लो। सुमैया आपने आंसर नहीं दिया, किसकी वजह से? पैंक्रेटिक एंजाइम, बाइल जूस, या देखो वो आंसर वो पढ़ रही है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रही है, फिर उसका आंसर देगी। क्यों, एम आई राइट ना सुमैया? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रही हो ना? यस या नो बोलो। हाँ, वो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रही है, तब आंसर सही देंगे। देखो ये तीनों की वजह से होता है। ये जो है ना आपका प्यारा सा, ये आपका दुओडीनम है ना, तो इस दुओडीनम में ये तो आ गया आपका कौन सा? पैंक्रेटिक एंजाइम्स। यहीं पे आ गया इधर से कौन सा? बाइल जूस। तो ये तीनों जब जाके अब यहाँ पे सकस इन तरीके से भी तो होगा, यहाँ पे सकस इन तरीके से होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई यस या नो, यहाँ पे सकस इन तरीके से होगा कि नहीं? यस या नो बोलो। ठीक है, सकस इन तरीके से होगा। यहाँ पे पैंक्रेटिक जूस आया और यहाँ पे बाइल जूस आया, और इन तीनों की वजह से यहाँ का पीएच था 7. अब एनसीईआरटी बुक में देखो क्या लिखा है, the mucus along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid alkaline medium pH for enzyme. Some mucosal gland also help in this. लेकिन यहाँ पे बाइल जूस की बात नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे जो 7.8 pH है, कौन सा pH? ये 7.8, ये 7.8 pH किसकी वजह से है? तो ये तीन चीजों की वजह से है, बाइल जूस की वजह से, पैंक्रेटिक जूस की वजह से, और प्लस सकस इंटेरिकस की वजह से। तो आपसे पूछ दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्पेशली दुओडीनम के अंदर 7.8 पीएच किसकी वजह से? तो आप क्या कहोगे? बाइल जूस की वजह से, पैंक्रेटिक जूस की वजह से, और इंटेस्टाइनल जूस की वजह से। समझ में आया ना? और इसी पीएच पे आपसे कोई पूछ दे कि ट्रिप्सिन की मैक्सिमम एक्टिविटी कितना पीएच पे होती है, तो डोंट टेल 9.2, यू मस्ट टेल 7.8। ट्रिप्सिन की मैक्सिमम एक्टिविटी किस पे होती है? 7.8 पे। अब देखो इसको नीचे करने में, हाँ जी, कहाँ भाग गई सुमैया, तुम तो कुछ आंसर ही नहीं दी, बिल्कुल इतना एक्टिव बच्ची होते हुए आए। ठीक है ना? चलो, तो देखो यही होता है ना, क्लासरूम की बात होती है तो अभी एक थप्पड़ पड़ता है इसको। ठीक है ना? चलो, तो ट्रिप्सिनोजेन ने इंटेरोकाइनेज पे वर्क किया, इंटेरोकाइनेज सॉरी ट्रिप्सिन पे, और इसको ट्रिप्सिन में, अब थोड़ा सा ट्रिप्सिन तो बन गया, क्या बन गया? थोड़ा सा ट्रिप्सिन। और इस ट्रिप्सिन से क्या होता है ना, रिमेनिंग जो इनएक्टिव एंजाइम है ना, आपको याद है ना, रिमेनिंग कौन सा है? काइमोट्रिप्सिनोजेन। आई थिंक ये हमने सब बायोमोलिक्यूल में डिस्कस कर रखा है। नहीं किया है। काइमोट्रिप्सिनोजेन को किस में चेंज किया जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में, ये भी एक्टिव फॉर्म में जाएगा। इसी के अलावा ये किस पे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे, याद होगा आपको। और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। तो आपसे पूछे कोई कि चीफ एंजाइम ऑफ, हाँ तो कर तो रहा हूं, चीफ एंजाइम ऑफ पैंक्रेटिक जूस कौन सा है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज? तो यू मस्ट से ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन जो है ना, ये सब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कर देता है। अब क्या होता है ना कि ये पैंक्रेटिक एंजाइम है, अब पैंक्रेटिक एंजाइम में यहाँ पे वर्क किया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब एक चीज यहाँ पे, यार बहुत मैंने लंबा गलत कर दिया। एनसीईआरटी के बुक को अगर हम आपको खोल के दिखाएं तो एक चीज आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इस टेबल से, और क्या कंफ्यूजन होगा उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में भी कई बार जो होता है ना, और दूसरे बुक में क्या होता है ना, डिस्पैरिटी रहता है। तो एनसीईआरटी के बुक को ही हमें मानना है। किसको मानना है? एनसीईआरटी के बुक को। देखो यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया है, चलो हमको लगा था कि दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो क्लास करो, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्लास करो, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इसलिए तो मैं एनसीईआरटी के लाइन को क्लियर करता हूँ। देखो वो नहीं दिया इसलिए छोड़ो, बताओ। नहीं, हमको लगा कहीं हमको यह ध्यान था कि दिया है। तो इसको किस में चेंज कर देगा? अब जो है ना, कहाँ गया? अब इसको किस में चेंज करेगा बताओ आप?
तो इसको चेंज कर देगा, ये इन सबको किस में चेंज करेगा बोलो, डाइपेप्टाइडेज। और डाइपेप्टाइड पे अब वर्क करेगा कौन बोलो, तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम, याद है ना, ब्रश बॉर्डर एंजाइम या एंजाइम फ्रॉम ब्रश बॉर्डर एंजाइम। और कौन सा ब्रश बॉर्डर एंजाइम, तो डाइपेप्टाइडेज। कौन वर्क करेगा, डाइपेप्टाइडेज। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड। अब इसको फर्दर डाइजेशन करने की जरूरत है, अमाइनो एसिड को भी डाइजेशन करने की जरूरत है नहीं ना, तो हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन का इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रोटीन डाइजेशन की बात में कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आइए लिपिड डाइजेशन से पहले न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का छोटा है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ बिगिन हुआ, स्टोमक में, और कंप्लीट का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई फैटी फूड खाए तो उसका डाइजेशन देर से क्यों होता है फैट का, कोई बताएगा ऐसा। हम लोग खूब चर्बी वाला चीज़ जब खा लेते हैं, खूब फैटी चीज़ खा लेते हैं, तो उसका डाइजेशन बहुत देर से होता है। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, तब तक मैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, तो उसका डाइजेशन देर से क्यों होता है, पेट भारी भारी क्यों कर देता है, बताओ भाई। पेट भारी भारी मोर ऑक्सीजन की वजह से नहीं करता है, बताएंगे आगे। मैंने आपके दिमाग में, मैं बताऊँ नहीं, ये वो सब नहीं है। कोई लिख रहा है कि अच्छा नीचे करें, चलो कर लो कर लो, नहीं ये भी रीजन नहीं है, नहीं ये भी रीजन नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। सैचुरेटेड आंसर जो कोई सा भी फैट का है, स्लो डाइजेशन होता है। मतलब अगर आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाया तो मान लीजिए 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है, तो फैट खाएंगे तो 3.5 घंटे 4 घंटे में डाइजेस्ट हो, ऐसा क्यों। दूर, वो रीजन सब नहीं है, तुम लोग अपने से कुछ भी, मैं बताऊंगा ऐसे ही। चलो अब हो गया, लिख लिया ना, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। देखो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या था, डीएनए और आरएनए। इसके अलावा तो कोई और दुनिया में न्यूक्लिक एसिड नहीं ना। ओलिगो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी होता है, बताया था ना, वो आरएनए ही बेसिकली होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए नहीं होता है। तो आरएनए ही रहने दो, अननेसेसरी क्या को फालतू में आपको दिमाग को पोज देना। नहीं यार, अब चलो हम बताएंगे आगे, कर या आगे बताएंगे, तो क्यों अननेसेसरी बात सब लिख रहे हो, ये सब नहीं होता रीजन, ठीक है ना। तुम सबको अभी बताऊंगा तभी याद आ जाएगा, डीएनए और आरएनए। अब इन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है, बिगिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंप्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, दोनों में ही होता है। अब क्या होता है ना, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए बिगिन इन डीएनए एंड कंप्लीटेड इन स्मॉल। अब इन दोनों पे पैंक्रेटिक एंजाइम कौन सा वर्क करता है, न्यूक्लिएज। अगर डीएनए पे वर्क करेगा तो उसको हम कहेंगे डीएनएज, और आरएनए पे वर्क करेगा तो कहेंगे आरएनएज, और इसको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिएज। एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूक्लिएज लिखा है, डीएनए पे वर्क करेंगे तो उसको डीएनएज कहेंगे, आरएनए पे वर्क करेंगे तो आरएनएज कहेंगे। और इसको किसमें तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड्स। कोई दिक्कत। और उसके बाद इस पे ब्रश बॉर्डर एंजाइम करता है न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइडेज इसको किसमें तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। फिर से इस पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, और कौन सा, न्यूक्लियोसाइडेज। और इसको तोड़ देगा किसमें, शुगर में, जाहिर सी बात है, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर में। तुम क्या पूछते हो यार, जो है यहाँ पे राइबोजाइम की क्या जरूरत है, मैं यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। राइबोजाइम इज इंटायरली डिफरेंट एंजाइम, राइबोजाइम इज a non-proteinaceous enzyme, it is a proteinaceous, nuclease is a proteinaceous enzyme, ठीक है ना।
न्यूक्लियोटाइडेज, और इस पे वर्क करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, और इसको किसमें तोड़ देगा, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। कहीं से कुछ भी रिलेट मत करो, ठीक है ना। राइबोजाइम इज नॉन प्रोटीनियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब प्रोटीनियस एंजाइम है, ठीक है ना। न्यूक्लियस पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा है कि वो राइबोजाइम है, ठीक है ना। और इस तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा एक्सक्रीट हो जाता है, ये भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट करता है, इजेस्ट हो जाता है, पोटी के जरिए निकल जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। तो ये दोनों इसमें कौन सा एंजाइम है, ब्रश बॉर्डर या पैंक्रेटिक एंजाइम, तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम। और ये दोनों कौन सा एंजाइम है, बोलो ये कौन सा एंजाइम है, तो पैंक्रेटिक एंजाइम, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द, अब फैट देखो फैट डाइजेशन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या, कौन सा डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, फिकल डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक्शन बात करेंगे। आज इतना ही रहने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू।